नमस्कार, आप देख रहे देश की बात और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल के लिए निकल पड़ी है। लंबा सा काफिला है और पूरा इंतजाम है कि कहीं कोई गड़बड़ न होने पाए। उधर मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने भी ये अंदेशा जताया था कि कहीं रास्ते में एनकाउंटर न हो जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कमाल खान। उत्तर प्रदेश पुलिस की 100 पुलिस वालों की टीम मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल के लिए रवाना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी माफिया के जेल शिफ्टिंग में इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जितने जिलों से ये गुजरेंगे, हर जिले में उस रोड के ऊपर जहां से ये काफिला गुजरेगा, वहाँ के एसपी को ड्यूटी दी गई है काफिले को सुरक्षित गुजारने की। वहाँ पे पुलिस की फोर्स होगी। मुख्तार की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, उसकी गाड़ी के पीछे चल रही हैं, दाहिने और बाएं चल रही हैं। बहुत जगह छतों से भी सुरक्षा की जा रही है। मुख्तार अंसारी को लेकर के आधी रात के बाद उम्मीद है कि ये टोली बांदा जेल पहुँच सकेगी। बांदा जेल में ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए अलग जेल का कमरा बनाया गया है। वहाँ पे 15 बंदी रक्षक खास तौर से ट्रेन करके तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज जमा करने के लिए वहाँ पे सीसीटीवीज लगाए गए हैं और वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग लखनऊ में डीजी प्रिजन्स के हेडक्वार्टर में लगातार 24 घंटे की जाएगी। यही नहीं, बांदा ज़िले में जितने लोग अब नए आएंगे, कहीं पे किराए पे रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, उनकी निगरानी जांच पड़ताल की जाएगी। बांदा जेल के जितने भी बंदी हैं सबकी स्क्रीनिंग की गई है। बांदा जेल में कोई भी नया मिलने वाला आएगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और बांदा के आसपास के ज़िलों में किराए पे रहने के लिए जितने नए लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो इस तरह से बेइंतहा सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जा रहा है। तकरीबन 2 साल से वो पंजाब के जेल में है। 13 बार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको लाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं ला पाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अब ये हो पाया है। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसके दूसरे वेव एक तरह से सभी जगह पर फिर तेजी से उभर रही है और दिल्ली में आज से इसलिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की पाबंदी रहेगी। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले और पॉजिटिविटी रेट 5% के पार होने की वजह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया, जिसके बारे में वो खुद मानती है कि ये बहुत फायदेमंद नहीं होता, यानी कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू। इस फैसले से जुड़ी सभी जानकारी और जनता की राय बताने के लिए शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये जो फैसला लिया गया है इसमें ये नाइट कर्फ्यू है 10 से 5 और इस दौरान किस तरह की छूट रहेगी और इससे क्या सरकार सोच रही है कि किस तरह का फायदा होगा? क्या रात को भीड़ बढ़ रही थी, इसमें रेस्टोरेंट, बार, ये तमाम चीजें बंद होंगी? वैसे हम लोगों से बात करेंगे तो उनको ठीक ही लगता है कि क्योंकि ज्यादातर लोग तो रात होते ही अपने घरों में चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों के जो दफ्तर हैं, ज्यादातर लोगों की दुकानें हैं, वो 10 बजे से पहले ही वो काम अपना खत्म करके घर चले जाते हैं। तो ज्यादातर लोग तो इस फैसले को ठीक ही मान रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ठीक ही फैसला लिया है। लेकिन जैसे रेस्टोरेंट है, बार हैं, इनका जो काम है वो लगभग 8-9 बजे से ही शुरू होता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो रेस्टोरेंट बार में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनको खाना खाना है, बल्कि वो इसलिए जाते थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा एक अपना मूड जो है बदलने के लिए भी जाते हैं। तो 8-9 बजे से जो लोग जाते हैं 12-1 बजे तक भी रेस्टोरेंट बार खुलते हैं। तो जब 8-9 बजे ही ये बार खुलते हैं या रेस्टोरेंट खुलते हैं तो जाहिर सी बात है अगर 10 बजे बंद करेंगे तो 8-9 बजे तक जो है उनको अपने रेस्टोरेंट बार बंद करने होंगे, यानी कि बिजनेस जो है बहुत प्रभावित ऐसे लोगों का होने वाला जिनका रात तक जो है या देर रात तक बिजनेस चला करता था। सरकार का ये कहना है, अभी सरकार ने औपचारिक रूप से इससे नहीं कहा है कुछ, लेकिन सरकार का ये मानना है, सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल एक सख्त संदेश देना जरूरी था। हालात बेकाबू हो रहे थे और पॉजिटिविटी रेट 5% के ऊपर निकल गया था, तो इसलिए एक तरह का ये सख्त संदेश देना जरूरी था। तो वो फैसला लिया गया जो खुद केजरीवाल सरकार मानती है कि ये कोई कारगर उपाय नहीं है
लॉकडाउन हो चाहे नाइट कर्फ्यू हो, ये इससे कोरोना की रोकथाम जो है वो कोई खास नहीं हो पाती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये मानता है, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हो गए तो ऐसे में फिर ये फैसला किया गया है। और इसका मतलब ये भी है कि सरकार ये कह रही है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसके बाद कुछ और कदम भी जो है सरकार को उठाने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल अब दिल्ली को पहला नाइट कर्फ्यू देखना पड़ रहा है। इससे पहले जो लगा था वो लॉकडाउन था, लेकिन अब जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा 30 अप्रैल तक। दिल्ली के अंदर रात के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जो ज़रूरी सामान की आवागमन है वो जारी रहेगा। लेकिन जो राशन, किराना, फल, दूध, सब्जी के दुकानदार हैं उनको ई पास अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी कहा गया है कि आपको ई पास अपना बनवाना पड़ेगा। जिनको वैक्सीन लगवानी है, आज से दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीन का सिस्टम शुरू हो रहा है, उनके लिए भी कहा गया है कि आप ई पास बनवाएं। हालांकि सवाल ये भी है कि ये कहा गया है कि लोग वॉक इन कर सकते हैं, यानी कि उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधे पहुंच जाएं। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर उनको साबित करना पड़ जाए एसडीएम, डीएम के सामने या पुलिस के सामने कि आप वाकई टीका लगवाने जा रहे हैं, तो फिर वो कैसे साबित करेंगे? क्योंकि वो कोई भी कह सकता है कि मैं टीका लगवाने जा रहा हूं, बस उसकी उम्र जो है 45 साल होनी चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं जो हैं ज़रूर आएंगी सरकार के सामने, और आज ही इसको लागू किया गया है। तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम देखेंगे कुछ सुधार जो है इस जो आदेश दिया गया है इसके अंदर प्रैक्टिकल सुधार जो हैं वो सरकार हमें करती हुई दिखाई देगी। जी शुक्रिया आपका शरद, ये समझाने के लिए कि किस तरह की समस्याएं इसमें सामने आ सकती हैं और किन सुधारों की जरूरत है, प्रैक्टिकल सुधारों की जरूरत इसमें है। और पिछले साल से इस साल 1 साल गुजर गया लॉकडाउन के बाद से, और उसके बाद अब अर्थव्यवस्था उबरने की कोशिश कर रही है। खास करके मुंबई जो आर्थिक राजधानी है देश की, एक बार फिर से उसे लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार कुछ पनपता, इससे पहले ही एक नया संकट आ गया है, और ये दूसरा संकट आर्थिक राजधानी के लिए कितना भारी पड़ेगा, बता रहे हैं अभिषेक शर्मा। ये नई नवेली जिम वर्ली में खुली है। फूल भी नहीं सूखे कि लॉकडाउन आ गया। परसों ही ओपनिंग किया है जिम का, और अच्छे से तैयारी में लगे थे 1-2 महीने से कि अभी चलो करते हैं। अभी ओपनिंग के लिए 2 महीने से तैयारी करते, बनाने में तो मेरे 6 महीने लग गए। अभी आज सुनने में आ रहा है कि आज से जिम बंद करना है। सुबह अभी तो जिम खोला ही, ऐसे बोला कि बंद कर दो। अभी जो क्लाइंट्स हैं जिसने पैसे भर के गए हैं वो आके फ़ोन कर रहे हैं कब से कि क्या करना है। मेरा जो स्टाफ है वो सब परेशान बैठा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं अभी। पुलिस ने लाठी के दम पर लॉकडाउन करवाया है। व्यापारी गुस्से में हैं और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है, अगर आप दुकान सब टोटल बंद करना बोलेंगे कि हफ्ते के इतने दिन पूरा महीने का इतना दिन आप बंद ही रखो, तो हम खाएंगे क्या, हम करेंगे क्या, हम मेंटेनेंस कैसा भरेंगे? पहले से कमर टूट गई है हमारी, टूट चुकी है, और हमको अभी ऐसा है कि संडे ऑलरेडी बंद करने को तो हम तैयार है। हमारे सपोर्ट में क्या तैयार करें, बंद बाद आज क्यों बंद? आज क्यों बंद? इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हमको बताया भी नहीं कि आज सरकार ने क्या। हमारा मार्केट बाजार विभाग में आता है, बाजार विभाग से कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पुलिस वाले आए डायरेक्ट, अभी हम लोग इंस्पेक्टर को पूछने को गए एचआई को क्या है, तो बोलते हैं अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस वाले आके डायरेक्ट फोटो निकाल रहे हैं, फाइन पड़ेगा, फाइन पड़ेगा। 5,000 रुपए। हमको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमको भी हम लोग खुद कंफ्यूज है कि क्या चालू रखने का, क्या बंद रखने का। बाजार बंद है, लेकिन शराब धड़ल्ले से बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के बिक रही है। एक तबका है जिसे लगता है कि शराब की दुकानें आने वाले वक्त में बंद हो सकती है। मुंबई के तहस नहस बाजार में ये भीड़ डराती भी है, और दूसरी तरफ व्यापारी कामगारों पर एक दूसरा बड़ा संकट आ चुका है। ये साल में दूसरी बार है। क्या मुंबई शहर ये दूसरा झटका झेल पाएगा? मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने, आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कई ऐसे कारोबार जो बस खुल ही रहे थे एक बार फिर से बंद हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना की लहर जोर पर है। और ये संकट सबसे ज्यादा मजदूरों और कामगारों पर फिर से मंडरा रहा है, क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाके में लॉकडाउन का विकल्प है। कई जगह लॉकडाउन लग चुके हैं। रोजी रोटी के लिए जो लोग बाहर से आए हैं वो परेशान हैं कि क्या होगा। कुछ लौट गए हैं, कुछ लौटने की तैयारी में हैं। इन मजदूरों की वजह से चलने वाले जो दूसरे कारोबार हैं वो एक बार फिर से संकट में आ सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे ढाबे जहां पर मजदूर खाना खाते हैं, उनके मालिक भी घटते हुए ग्राहकों से परेशान हैं। सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। फिलहाल मैं भिवंडी में जहां पर मौजूद हूं, इसे यहां पर भीसी कहते हैं।
ऐसा आप समझ सकते हैं छोटा ढाबा की तरह होता है, जहाँ पर यहाँ पर जितने काम करने वाले मजदूर होते हैं, अधिकांश लोग जो अपने परिवार के बिना रहते हैं वो यहीं पर खाते हैं। लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह से कहा गया है कि अभी केवल पार्सल की सुविधा होगी, वीकेंड में लॉकडाउन होगा, उसका असर यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इसलिए डरे हुए हैं कि वीकेंड में वो किस तरह से शनिवार रविवार को खाना खाएंगे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। पहले से ही कई लोग गांव को पलायन कर चुके हैं और लोग भी करने की कोशिश में हैं या विचार कर रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इनमें से कई लोगों के पास जो बर्तन और दूसरा सामान होता है वो भी नहीं होता है, वो मिल्स में ही रहते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं और इसी तरह से भीसी में खाते हैं और जब उनका वेतन आता है तब वो पैसा देते हैं। हमारे साथ भीसी के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइएगा पहले। मोहम्मद कौनैन अंसारी। अच्छा अंसारी साहब, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले बताओ कि क्या पिछले कुछ दिनों में, अगले 10-15 दिनों में, क्या जितने आपके इधर लोग आते थे खाना पीना खाने, उनमें कुछ कमी आई है कि उतने ही लोग आए? उसमें बहुत कमी आई है। हमारे खाने वाले 120 आदमी थे मौके पे, अभी इसी वक्त 60 आदमी बचे हैं। अच्छा, 50% कम हो गए। 50, हाँ 50। क्यों लोग कहा जा रहे हैं, क्या? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बोल रहे बंद होने वाला है, हम लोग खाएंगे कहाँ, सब बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या से करेंगे? यहाँ मजदूर आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे? अब बताइए। अब व्यवस्था यहाँ का सरकार है तो व्यवस्था करना चाहिए ना। व्यवस्था करेंगे तो हम लोग रहेंगे, अब मिल जाएगा तो खा कर वही रहेंगे। आप लोग रुकने का सोच रहे हो, जाने का सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? सर जब जाने का सोचेंगे है ही, क्या करेंगे? 2-4 महीने में, अभी 1 महीना हुआ है गांव से, क्या खाएंगे घर वाले और क्या खाएंगे हम लोग? गांव में जाके करेंगे क्या? आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? अभी रुकने का विचार कर रहे हैं, जाने का विचार कर रहे हैं? रुकने का विचार क्या करेगा आदमी? कोई उम्मीद के ऊपर विचार करता है इंसान। जैसे चलो थोड़ा चल रहा था, अभी उसमें ज़्यादा दिख रहा है, डर दिख रहा है। आदमी होटल में जाएगा, होटल वाला वैसे तो खिलाएगा नहीं, या सरदार नहीं खिलाएंगे, वैसे ही कोई भी नहीं खिलाने वाला है। अब जो पैसा है आदमी उसको रखेगा, अपने हिसाब से रखेगा ना। अगर उसका बैठता रहेगा नहीं तो गांव चले जाएगा, यही आखिरी है। ज़मीनी स्तर पर जो लोगों ने पिछले साल पलायन किया, उनमें उसका डर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। भिवंडी से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद पूर्व महिला डकैत भी प्रधानी के लिए चुनाव मैदान में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले के बाद दर्द की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं, संवेदनाओं की भी, हिम्मत की भी। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक बच्ची गुहार लगा रही है नक्सलियों से उसके पिता को छोड़ने के लिए। नक्सलियों का दावा है कि सीआरपीएफ में तैनात ये जवान उनके कब्जे में है। हालांकि पुलिस कह रही है कि दावे की पुष्टि बाकी है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बीजापुर और सुकमा के बीच टेकलागुड़ा गांव में नक्सलियों ने जो जख्म दिए, ये 4 उसकी तस्वीरें हैं। मौत के बाद शहीद के साथी शव को पलटकर देख रहे हैं कि कहीं नीचे बम न बांध दिया हो। सुख सिंह फरस को मुखाग्नि देने उनके 2 साल के बेटे को आगे लाया गया। कोबरा कमांडो बलराज सिंह ने बताया कि कैसे भारी फायरिंग के बीच अपनी पगड़ी खोलकर अपने साथी के पैर में उन्होंने बांधा ताकि खून रुक जाए। फर्स्ट एड में थोड़ी देरी हो रही थी जी, क्योंकि वो जो फर्स्ट एड वाला सब हमारा उस्ताद था वो थोड़ा एसटीएफ के जवान को फर्स्ट एड दे रहा था, तभी हमारे साहब को आके एक स्प्लेंडर लग गया उनके पाँव में, उन्हीं के पास में ग्रेनेड फटा। तो तभी मतलब कि ज़रूरत थी कि मतलब कि बहुत ब्लीडिंग हो रही थी उनकी, और उनका ब्लड रोकने के लिए फिर मेरे को मतलब कि पगड़ी मतलब अपनी बांधनी पड़ी उनके ऊपर फाड़ के। सबसे मार्मिक तस्वीर जम्मू से आई। कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास के घर से, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो नक्सलियों के कब्जे में हैं। बिटिया कह रही है नक्सल अंकल पापा की याद आ रही है, उन्हें छोड़ दो। मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए।
एक लड़का जो राकेश्वर सिंह मनहस है वो अभी मिसिंग है और ऐसा कुछ जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो शायद नक्सल्स के कब्जे में है, लेकिन हम लोगों को अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। इंटरसेप्ट्स वगैरह में उड़ती उड़ती खबरें हैं कि कोई उनसे बात कर रहा है कि हाँ उसको रखो, हम उससे बात करेंगे। अब ये कंफर्म उसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए ऑपरेशन भी प्लान कर रहे हैं और कुछ और कोशिश कर रहे हैं जिससे ये वेरीफाई हो सके कि वो वही बात कर रहे हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच पिछले 40 सालों से बस्तर के इलाके में संघर्ष चल रहा है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 3200 से ज्यादा मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। जनवरी 2001 से मई 2019 तक माओवादी हिंसा में 1002 माओवादी और 1234 सुरक्षा बलों के जवान मारे गए हैं। 1782 आम नागरिक माओवादी हिंसा के शिकार हुए हैं। इन सब हमलों में किंवदंती है ये शख्स पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर माडवी हिडमा उर्फ संतोष उर्फ इंदुमल उर्फ पोडियाम भीमा उर्फ मनीष। कई नाम। वैसे इलाके में हिडमा सिर्फ नाम ही नहीं, एक छवि बन चुका है। वो छवि जिसकी 3 बार मौत की खबर आई लेकिन सब गलत ही निकली। हिडमा अब कोई शख्स नहीं, एक पदनाम सा बन गया है जो छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों में आक्रामकता का पर्याय है, जिसकी बटालियन दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों की कमान संभालती है, जिसकी गिरफ्तारी पर 45 लाख रुपए का इनाम है, जो उसी पुवर्ती गांव का रहने वाला है जिसके पास ये हिंसा हुई। पुलिस रिकॉर्ड में वो दुबले पतले हल्की मूंछों वाला युवक है, लेकिन अब 40 से 45 साल के बीच का शख्स। बर्बर है लेकिन अपनी बटालियन के साथ शांत। हर बड़े ऑपरेशन में वो खुद मौजूद रहता है। अभी वो सेंट्रल कमेटी का सदस्य नहीं बना है। अपनी बटालियन के जवानों के 4-5 सुरक्षा घेरे के अंदर हिडमा रहता है, हमेशा AK-47 से लैस। बारूद की गंध जब छटती है तो दर्द की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि नक्सलियों से बातचीत की जाएगी, नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी, लेकिन 2.5 साल बाद बीतने पर भी नक्सल समस्या के समाधान के लिए किसी ब्लूप्रिंट का अता पता नहीं है। उल्टा 2019 में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए जो जस्टिस AK पटनायक कमेटी बनी थी, उससे भी अब तक आदिवासियों को कोई बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रायपुर से सोमेश पटेल, बीजापुर से विकास और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में चंबल की पूर्व दस्यु सुंदरी सुरेखा गुर्जर भी कूद पड़ी हैं। सुरेखा चंबल के अपने वक्त की सबसे बड़ी डाकू और 5 लाख की नामी से सलीम गुर्जर गैंग की मेंबर थी। उनके ऊपर 3 दर्जन मुकदमे थे। वो 14 साल जेल काट के आजाद हुई है और अब गांव में आम किसान की जिंदगी गुजारती हैं। जिन हाथों में आज हंसिया है, कभी उनमें AK-47 तड़तड़ाती थी। जो हाथ आज गेहूं की बालियां काटते हैं, कभी उन पे सिर कलम करने का इल्जाम था। 14 साल की सजा काट अब वो किसानी करने लगी है और सहसों गांव से प्रधान पद की उम्मीदवार है। जैसे हमारे गांव में कोई लैट्रिन नहीं है या कॉलोनी नहीं है, कोई गरीब है, पेंशन नहीं बंधी हुई है, उन लोगों का विकास सोच रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो करवा देंगे। सुरेखा की भी जिंदगी डाकू गैंग में कुछ यूं ही होती थी। 13 साल की उम्र में चंबल के सबसे खतरनाक डाकू सलीम गुर्जर ने उसे अगवा कर शादी कर ली थी। सलीम गुर्जर गैंग पे 250 क्रिमिनल केस थे और सुरेखा पे 30 से ज्यादा। सुरेखा बच्चे को जन्म देने चुपके से भिंड के एक अस्पताल में भर्ती हुई तो पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर 14 साल जेल में रही, लेकिन गांव वालों से उसके अच्छे रिश्ते हैं। हम उस टाइम छोटे थे ना, तो हमने अपने गांव के क्षेत्र में किसी को सताया नहीं, ना ही किसी की पकड़ की, नहीं किसी को मारा मैंने। ठीक है, इसके बाद गांव वाले समाज लोग सहयोग करते हैं हमारा। आज भी वो हमारा मान सम्मान करते हैं, हम उनका करते हैं। सुरेखा के पति डाकू सलीम गुर्जर से एक बेटा है। सलीम गुर्जर पे 5 लाख का इनाम था। 2006 में वो एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सुरेखा बेटे को पढ़ाती है, अच्छा इंसान बनाना चाहती है। आप चुनाव जीतने के बाद गांव में क्या विकास लाना चाहती हो? गांव में जैसे पढ़ाई लिखाई है, वैसी व्यवस्था है, कोई
समस्या है, कोई गरीब है कैसे, उसके साथ में मतलब करना चाहते हैं। सुरेखा के गांव के लोगों को भी लगता है कि अगर सुरेखा प्रधान बन जाएगी तो उसे ताकत मिलेगी और अपने बेटे के लिए बेहतर कर सकेगी। ठीक है, उसकी जिंदगी तो बेकार हो गई माँ की, उसके बच्चे की, लेकिन वो लड़का को तो कैसे हो जाए, तो सोच रहा है अगर कहूँ मैं जीत जाए तो प्रधान हो जाए तो उसका लड़का भी सज्जित हो सकता है। यूपी के पंचायत चुनावों में तमाम रंग हैं, ये रंग भी उन्हीं रंगों में से एक है। लोकतंत्र सबको मौका देता है। इटावा में अरशद जमाल के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा किसानों को जुटाने की कोशिश में राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं। हापुड़ से रवीश रंजन शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन है वो बीते 4 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है चलते हुए। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है। हालांकि बढ़ती गर्मी के चलते और गेहूं और गन्ने की कटाई के चलते अब लगातार किसानों की जो तादाद है वो जरूर कम हो रही है और इसी के चलते अब राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो पहली बार दिसंबर के बाद हापुड़ में यहाँ पर वो पंचायत कर रहे हैं। ये आप देखिए कि तमाम सारे उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटे और पंचायत के जरिए उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों का ये आह्वान किया कि इसे केवल सिख या जाट आंदोलन के तौर पर जो सरकार इसको घोषित करने की कोशिश कर रही है उससे अलग हटकर सभी जाति के लोग जो है, सभी धर्म के लोग गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। कल जो उनकी पंचायत है वो पोंटा साहब में होगी, उत्तरांचल और हिमाचल के बॉर्डर पर होगी। तो इस तरीके से लगातार पंचायतें करके उनकी कोशिश है कि एक मोबिलाइज किया जाए किसानों को और ज़्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को पहुंचाया जाए ताकि सरकार पर एक दबाव पड़े, क्योंकि पिछले 22 जनवरी के बाद में सरकार के साथ किसानों की कोई बातचीत नहीं हुई है। मलिक साहब है हमारे साथ में। धर्मेंद्र मलिक, ये बताइए, ये हापुड़ में पंचायत करके और किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाने की क्या रणनीति है आप लोगों की? नहीं, देखिए, ये जन जागरण अभियान है और इस जन जागरण अभियान के तहत देश भर में किसान महापंचायत का दौर चल रहा है। हापुड़ जो है गाजीपुर बॉर्डर के नजदीक है, इसलिए यहाँ की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो उसी अभियान के तहत एक छोटी सी मीटिंग, क्योंकि समय भी इसका 3 बजे दिया गया था, टिकैत साहब को आज कहीं जाना है, तो छोटी सी एक मीटिंग करने का यहाँ पे लोगों का प्रस्ताव था। दिल्ली से बात मनवानी है तो संख्या वहाँ बढ़ानी पड़ेगी। अभी चुनाव का दौर है, ग्राम पंचायत चुनाव, देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा चुनाव होता है और गेहूं कटाई का समय है, दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। अभी दिल्ली में सरकार भी नहीं है, हम भी अपना काम निपटा रहे, लेकिन जब सरकार दिल्ली में आएगी तो हम भी पूरी ताकत के साथ जाएंगे। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जो 5 राज्यों का चुनाव है उसके बाद में जो किसान हैं वो फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जुटेंगे और एक नए तरीके का जो किसान आंदोलन है उसको खड़ा किया जाएगा ताकि सरकार पर दबाव पड़े और सरकार फिर से किसानों से बातचीत करे और कृषि कानून को वापस ले। हापुड़ से मनोज ठाकुर और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब देश में हर रोज कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता उन अभिभावकों और बच्चों को है जिन्हें इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देनी हैं। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो रही हैं। ज्यादातर अभिभावक शिक्षा मंत्रालय से भी ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। 16 साल के आर्यन दिल्ली के जीडी गोयनका स्कूल में 12वीं के छात्र हैं। लगभग इन्हें 1 महीने बाद पेन और पेपर के जरिए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देनी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने इनको डरा दिया है। जैसे आजकल कभी भी फीवर हो जाता है तो लगता है कि अब तो कोरोना हो गया, तो एग्जाम्स को लेकर तो यही है कि डर तो बना हुआ है। हर जगह जाओगे, कहीं भी जाओ, आजकल डर तो लग ही रहा है।
बट एक मजबूरी है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है तो देने पड़ेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी अभिभावकों की हालत खराब है। आर्यन के माता पिता को लगता है कि मई तक कोरोना के मामले और ज्यादा होंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय को बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन करानी चाहिए। हम एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बच्चे बहुत चिंता है हमें इस चीज़ की कि कैसे होएगा। अभी बच्चे के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, अभी स्कूल में प्रैक्टिकल्स हुए हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स। डर लगता है कि बच्चा प्री बोर्ड देने जा रहा है। हम भी डरते हैं जब घर आता है वापस, चलो अब तुम जल्दी से नहा लो, हाथ धोए, सैनिटाइज़र साथ भेजते हैं। अब वो चीज़ें कितनी तक उसको बचाएंगी कह नहीं सकते। क्लासेस तक बच्चे ने ऑनलाइन लिया और हर बच्चे ने पढ़ाई ऑनलाइन करी है, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम कराने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ अभिभावकों को लगता है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूरी हैं क्योंकि बच्चों को आगे कॉलेज में दाखिला लेना होता है, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। केंद्र सरकार 10th के एग्जाम्स को डेफिनेटली कैंसिल करे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू वो बच्चों को वो पास कर दे। जानकारों का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय के पास पूरा 1 साल का वक्त था, लेकिन फिर भी मंत्रालय ने कोरोना के दौरान परीक्षाएं कराने का कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं किया। इस साल भी सरकार ने बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड है उसने बहुत पहली तारीख तय कर दी थी, लेकिन अब जैसे समय पास आ रहा है और कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, सरकार को और बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा कि दूसरा प्रावधान क्या है। सरकार को एक और चीज अब सोचनी पड़ेगी कि चाहे परीक्षा लंबी हो जाए, इसको स्टैगर्ड मैनर में कराएं ताकि जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनको परेशानी ना हो। अगर हम चुनाव करा सकते हैं फेजेस में, तो परीक्षा क्यों नहीं? पिछले साल के लॉकडाउन के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसके बाद 29 विषयों की परीक्षाएं कराने के बजाय हो चुकी परीक्षाओं का औसत निकालकर 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया गया था। सूत्रों के माने तो शिक्षा मंत्रालय पेन और पेपर विधि से ही परीक्षाएं कराएगा, जिसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इस माहौल में जहां पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो मानसिक तौर पे भी इस समय अभिभावक और बच्चे बहुत दबाव में हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम देने हैं तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना होगा और साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी करनी होगी। तो फिलहाल एग्जाम्स हो रहे हैं और बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो थोड़े से डरे हुए हैं। एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भी कि 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स किस तरह से होंगे, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।